कैसे हैं बच्चों आप? बढ़िया हैं। देखिए, मैं मनोज सर आपके लिए क्लासेस लेकर आता हूं और YouTube पे मेरी क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। आप सभी क्लासेस को देखिए और आराम से पढ़ाई कीजिए। मैं हमेशा चाहता हूं कि आपकी जो स्टडी है वो अच्छी रहे, सबसे अच्छी बने, और मटेरियल्स मैं आपको सही दे रहा हूं। आप पे कमेंट्स भी आ रहे हैं और आपकी जो स्टडी है वो भी सही चल रही है, मैं जानता हूं। और आप लोग अपने अध्ययन पे विशेष ध्यान दें। मेरा चैनल है मनोज सर क्लासेस के नाम से, आप YouTube पे सर्च करिए और आपको क्लासेस मिल जाएंगी सारी। और जो टॉपिक आज हमारा चल रहा है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं क्या बता रहा हूं कि भारत में संवैधानिक विकास हो रहा है, किस तरह से भारतीय संविधान बन रहा था, किस तरह से भारतीय संविधान की बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, और बाद में जो एक्ट आते हैं, यही एक्ट बाद में भारतीय संविधान के कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, भारत संविधान को निर्माण करने में हेल्प करते हैं। तो यहां तक की बात मैंने आपसे की है। आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िएगा। जो मैं एक्ट पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है ये एक्ट, लेकिन ये नहीं जानते कितना इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, चाहे आप मान लीजिए यूपीएससी एग्जाम देते हैं या वनडे एग्जाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। आप इसकी चिंता मत कीजिए कि क्वेश्चंस आएगा या नहीं आएगा। आपको बस केवल इसकी चिंता होनी चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट्स पूरा होना चाहिए और मेरे टॉपिक्स पूरे होने चाहिए। अगर आपके टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर आपके टॉपिक्स पूरे नहीं होते, अगर आपका जो कंप्लीट मटेरियल्स है वो नहीं हो पाता है, आप कंप्लीट स्टडी नहीं कर पाते हैं, कुछ छूट जाएगा आपका या कुछ पॉइंट रह जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैं इतना कहूंगा कि आप अपने टॉपिक्स को पूरा कीजिए, अपना सिलेबस पूरा कीजिए, और जो भी वीडियोस मेरी आ रही हैं उन्हें पूरा देखिएगा, बीच में से काट के नहीं देखिएगा। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, जब ही आपको मजा आएगा पढ़ने में। और शुरू से जितनी भी चार्टर की वीडियोस हैं, या भारत के संविधान विकास की वीडियो है, या भारत में ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, उनको अच्छे से पढ़िएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए जो मैं बनाने जा रहा हूं, और इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा और आराम से पढ़िएगा। चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1861। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल CUNCIL इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है वास्तव में। इसे भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी आता है भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। और 1861 अच्छे से पढ़ना है ये टॉपिक आपको, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है, इस समय से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और आपको अच्छे से पढ़ के चलना, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे ही चलना है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और ये से हिंदी में कहते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। ये टॉपिक है आपका आज का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें करने वाले इससे रिलेटेड, हम इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से टॉपिक को देख लेंगे, तो आपका वास्तव में उद्धार हो जाएगा। उद्धार समझते हैं ना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपकी खुद की कमियां हैं, आपकी गोरदिज जाती है। कहते हैं कभी कभी आप ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो गया पेपर का, या कहते हैं कि पेपर कभी हार्ड आ गया, कभी ये बहुत सारे आपके आर्गुमेंट्स होते हैं कि इस तरह हो रहा है। नहीं, आपकी खुद की कमियां होती हैं जो आप वास्तव में छुपाते हैं। आप सही तरह नहीं पढ़ पाते, इसलिए आपकी ही कमी है, आपकी ही वजह है ये। आप समझिए मेरी बात को जो मैं समझा रहा हूं। तुम्हें समझ में आ रहा है ना जो मैं समझा रहा हूं बेटा? तो इस प्लीज अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और यही तुम्हारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ते नहीं है, बस ये है कि आप वीडियो देख लेंगे थोड़ी सी, उसके बाद काटते हैं, कहानी खत्म होगी, यही गड़बड़ करते हैं। आप पूरा मटेरियल्स देखें, आप पूरा समझ के देखिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, चलिएगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं मेरे बच्चे तो कामयाब भी नहीं होंगे, आपको जॉब भी नहीं मिलने वाली। आप लगातार स्टडी कीजिए, आप कंटिन्यू अपनी स्टडी कीजिए, आप और अच्छे से नोट्स बनाएगा, तभी सिलेक्शन होगा मेरे बच्चे आपका, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने का। तो मैं आज का टॉपिक बता इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है हम बात करते हैं।
चलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। तो इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या है, आपका भारत परिषद अधिनियम में क्या है। तो देखिए हमने बताया था सबसे पहले जब 1858 का मैंने आपको पढ़ाया था, भारत सरकार अधिनियम पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था किस तरीके से भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह इंडियन काउंसिल आ जाती है। और इंडियन काउंसिल का जो हेड बनाया जाता है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बनाया जाता है, जो लंदन में एक कैबिनेट मंत्री होता है जो भारत के मामले देखा करता था। तो ये बातें बताई थी नहीं बताई थी मैंने 1858 वाले अधिनियम में, मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, तुझे याद है बेटा? अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो एक बार 1858 की वीडियो जरूर देख लेना। मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा मेरे बच्चे। तो प्लीज अच्छे से समझना, अच्छे से देखना, अगर तू नहीं समझेगा तो स्थिति तेरी खराब हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ये मत समझ लेना कि थोड़ा मोड़ा पढ़ के मैं एग्जाम दे दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने का। अच्छा पढ़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, और अच्छा नहीं पढ़ेगा तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला। तो अच्छे से पढ़ना मेरे बच्चे। चलिए अब पहली बात क्या करते हैं, हमने कहा टॉप पे कौन है भारत के शासन में, सबसे टॉप पे कौन है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सबसे टॉप पे कौन है, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये भारत के ही मामले देखा करता था, ये कैबिनेट मंत्री होता था और भारत के सारे मामले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे ये देखा करता। भारतीय मंत्री कह दीजिए, इसे आप भारत सचिव कह दीजिए। ठीक है, तो यही सबसे टॉप पे है। इसके नीचे कौन है, इसके नीचे है भारत का गवर्नर, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। ठीक है, भारत का वायसराय, और उसकी वायसराय एंड, और उसकी क्या थी एंड, उसकी किसकी, भारत के वायसराय की, और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, COUNCIL। उसकी क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारिणी परिषद थी, और भारत का वायसराय था। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या क्या बातें होती हैं हम उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स होता था, जो एक कैबिनेट मंत्री होता था, कैबिनेट मंत्री होता था इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, संसद। तो ब्रिटिश की संसद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो था वो एक कैबिनेट मंत्री था जो भारत के मामले देखा करता था और भारत में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताया करता था। उसके नीचे भारत में काम करने के लिए इसका एक एजेंट कह दीजिए भारत का वायसराय था और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस एक्ट में क्या क्या विशेष रहा, तो यहां भारत के वायसराय को क्या किया गया, यहां पे इसे जो है अध्यादेश दिया गया की शक्ति दी गई। ठीक है, तो पहली बार यह होता है कि जो भारत का वायसराय होता है वो किसी भी कानून पर जो है अध्यादेश जारी करने का उसे अधिकार दे दिया गया था। इससे पहले यह अधिकार नहीं था, यह 1861 के जो एक्ट होता है उसमें यह अधिकार दिया गया था। तो यह बात समझ में आ गई। दूसरा, बजट पेश करने का अधिकार दे दिया गया, बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। तो भारत के वायसराय को यहां पे दो काम दिए गए थे। ये तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का जो था एजेंट के रूप में काम कर रहा था भारत में, ये तो था ही। साथ में भारत का जो वायसराय था उसे भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। उसके आर्टिकल जो है 123 आर्टिकल है और कहा जाता है कि ये 6 मंथ तक एक्टिवेट रहता है। कौन अध्यादेश रहता है, ऑर्डिनेंसेस कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और यही पूरी तरह से कह सकते हैं कि पहले जो था भारत के वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और बजट को पेश करने का अधिकार दिया गया। इससे पहले बजट पेश करने का अधिकार जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को मिलता था। तो ये बातें हमारी हो गई। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्यों से संख्या बढ़ाकर
संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? हमारी संख्या बेटा 5 कर दी। कितनी कर दी? 5 संख्या कर दी। ठीक है। और 5वां जो सदस्य था, जो 5 सदस्य था, वो लॉ से रिलेटेड था। किससे था बेटा? लॉ से रिलेटेड था, यानी कि वो कानून का विशेषज्ञ माना जाता है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने सदस्य बना दिए गए? यानी कि पहले संख्या 4 थी, अब कितने कर दिए? 5 सदस्य कर दिए। और जो 5वां सदस्य था वो लॉ से रिलेटेड था। अभी कितने सदस्य हो गए? 5। कितने सदस्य हो गए टोटल? 5। अब यहां पे सदस्य कितने हो गए? 5। फिर एक बाद में जोड़ा जाएगा तो टोटल यहां पे कितने होंगे? 6 सदस्य होंगे। और ये जो जोड़ा गया था, कहा जाता है कि 1874 में जोड़ा गया था। तो देखिए, ये इसके बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारिणी परिषद थी किसकी? वायसराय की। तो उसमें टोटल पहले 4 सदस्य थे। यहां इस वाले एक्ट के द्वारा 1861 के भारत परिषद अधिनियम में 5 सदस्य कर दिए। फिर 1874 में 6 सदस्य कर दिए। और 6 सदस्य काम क्या था? यहां पे इन्हें देख लेता हूं मैं, यहां वीडियो में आया नहीं आ रहा है कि वीडियो में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं इसे देख लेता हूं। ठीक है बच्चे, तो एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ बिल्कुल एकदम। चलिए मैं आगे चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो 6 सदस्य हैं उन्हें क्या काम दिया गया? उनका कार्य क्या था? उनका कार्य ये था कि उन्हें विभाग दिए गए। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो इन्हें क्या कार्य क्या था? इन्हें विभाग दिए गए। ठीक है, विभाग दिए गए। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, गवर्नर जनरल की जो उसकी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उन्हें क्या किया बच्चे? विभाग दिए गए थे। तो पहली बार यहां विभागीय प्रणाली शुरू कर दी गई थी और मंत्री बनाए गए थे। तो विभागीय प्रणाली शुरू कर दी। इंपोर्टेंट है, आपके लिए ध्यान देना है। टोटल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य। ये भी इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। 6ठा सदस्य कब जोड़ा? 1874 में जोड़ा गया था। और 5 सदस्य कब जोड़ा गया था? तो 5 सदस्य जोड़ा गया था 1861 में जोड़ा गया था। और भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया था, ये इंपोर्टेंट है। और बजट पेश करने का अधिकार दिया था, ये वाला 2-3 इंपोर्टेंट चीजें हैं। अब विभाग कितने हैं? तो 6 व्यक्ति हैं, तो 6 ही विभाग मिलेंगे आपको, डेफिनेटली बात है यहाँ पे। तो पहला विभाग सब जानते होंगे कौन सा है, जो सबसे मेन है, वो वित्त विभाग है, गृह विभाग है, इनके होम मिनिस्ट्री कहा जाता है, रक्षा मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके पब्लिक अफेयर्स है, इनके सार्वजनिक कार्य है। तो बहुत सारे विभाग, रेवेन्यू ऑफिसर, इनके रेवेन्यू है, इनके राजस्व रिलेटेड है। तो यहाँ पे विभाग जो मंत्री, देखिए जो मंत्री बनाए गए हैं ना, आजकल तो मंत्री क्या होते हैं कि जिसका बहुमत मिलता है लोकसभा में उसे मंत्री बनाया जाता है। लेकिन पुराने समय में क्या था? 1861 में पहली बार विभागीय मंत्री बनाए गए थे। और विभागीय मंत्री कौन बनाए जाते थे? तो विभागीय मंत्री बनाए जाते थे कौन से? इनके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य होते थे उनको ही मंत्री बनाया जाता था। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, आराम से पढ़ना मेरे बच्चे। तो यहां पे राजस्व से रिलेटेड मंत्री बनाया गया, यहां पे सार्वजनिक कार्य से रिलेटेड मंत्री बनाया गया, सार्वजनिक कार्य से रिलेटेड मंत्री बनाया गया। उसके बाद यहां गृह मंत्री बनाया गया। ठीक है बच्चे। उसके बाद रक्षा मंत्री बनाया गया। उसके बाद वित्त मंत्री बनाया गया। ठीक है। तो कितने हो गए? राजस्व हो गया, सार्वजनिक हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, राजस्व हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट थे। तो 5 हमारे मंत्री बना दिए गए हैं। आप थोड़ा सा आराम से देखना, बढ़िया करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। आप यकीन कीजिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। आपको इंटरेस्ट, दरअसल ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, तो उनको लगता है बकवास टॉपिक होगा, इसे छोड़ दो तुम। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बकवास टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आप कोई पॉलिटी की बुक लेते हैं, कोई भी संविधान की बुक लेते हैं, तो सबसे पहला लेक्चर यही मिलता है कि भारत में संवैधानिक जो विकास था वो किस तरह से होता है, और सारे एक्टों के बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो इन पे ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, और यही गड़बड़ हो जाता है मामला। तो लास्ट में हमारा कौन सा जो रह गया? वो कानून रह गया। तो कुल मिला के शुरू में 5 मंत्री बनाए जाते हैं, क्योंकि 5 विभाग है, 5 ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य होते थे। और 1874 में जो 6ठा सदस्य बनाया जाता है,
तो फिर 6 मंत्री बन जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पूरा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठा हुआ था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं भारत में जो प्रक्रिया चल रही थी, कानून को जो बना रहे, कानून की जो फॉलो कर रहे थे, कानून की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, वो भारत का वायसराय था और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे जो यहां पे मंत्री बनाए जा रहे थे। तो मैंने क्या बताया, सबसे ऊपर होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कैबिनेट मंत्री होता है, भारतीय कैबिनेट, भारत का कैबिनेट मंत्री, भारत के लिए कह सकते हैं, भारत के लिए कैबिनेट मंत्री था इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसी के आधार पर सब कुछ होता था। उसके बाद इसी के नीचे कौन होता था, तो भारत का वायसराय होता था, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया 1861 के जो एक्ट बता रहा हूं मैं ये, और बजट पेश करने का अधिकार दे दिया गया। और उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल को 4 सदस्य थे, 5 कर दिए गए, फिर बाद में 6 कर दिए, 6 सदस्य क्या, इन्हें विभागीय अधिकार दे दिया गया, इन्हें मंत्री बनाया गया, हर विभाग का एक एक मंत्री बना दिया। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम यहाँ पे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप थोड़ा समझ के पढ़िएगा। चलिए बहुत बढ़िया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान के पढ़िएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आप इंटरेस्ट दिखाइए इस टॉपिक के लिए। आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं ज्यादा, तो आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है मेरे बच्चे, इसको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब आता है केंद्रीय विधान मंडल। केंद्रीय विधान मंडल, सेंट्रल लेजिस्लेचर कहा जाता है इस इंग्लिश में। यहां की इसकी कंडीशन क्या थी, तो मैंने कहा कि जो केंद्रीय विधान मंडल है, कहीं ना कहीं ये भी दो कार्य करता है, एक प्रशासनिक कार्य करता है, प्रशासनिक शक्ति इसके हाथ में होती है, और विधायी शक्ति इसके हाथ में होती है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं पेन बदल लेता हूं मेरे बच्चे। तो केंद्रीय विधान मंडल की बात कर रहा था। केंद्रीय विधान मंडल 2 कार्य करेगा, एक करेगा प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति किसके हाथ में थी, और दूसरी विधायी शक्ति किसके हाथ में थी, विधायी शक्ति। ठीक है, तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर का जो मामला था उस समय, वो 1861 में क्या रहा होगा, क्या चीजें रही होगी। तो पहला तो आपने टॉपिक पढ़ा कि मंत्री बनाने स्टार्ट हो गए भारत में, विभाग बनने स्टार्ट हो गए। अब आप पढ़ रहे कि यहाँ पे जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो कानून आ रहे हैं, वो किस तरह से आ रहे हैं। तो प्रशासनिक शक्ति किसके हाथ में थी, तो भैया ये हाथ में थी भारत के वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में थी। तो भारत के वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि जो प्रशासनिक कार्य भारत में चल रहा था, जैसे आजकल क्या है कि आजकल मंत्री करते हैं ये सब काम, लेकिन उस समय कौन कर रहा था, उस समय भारत के वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो सदस्य थे। तो भारत के वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, उनके द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। अब आता है विधायी शक्ति किसके हाथ में थी, और यहाँ पे कितने सदस्य थे, 6 सदस्य। मैंने पहले बताया, सबको मंत्री बनाया जा रहा है, ये भी मैंने इससे पहले लेक्चर में बता दिया। तो अब आता है विधायी शक्ति, यानी कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में थी। तो कहा जाता है कि 6 से 12 सदस्य यहां जो है वो नॉमिनेटेड किए जाते थे, नॉमिनेटेड बाय वायसराय। ठीक है, तो विधायी शक्ति किसके हाथ में है, तो यहां भी भारत के वायसराय के हाथ में है, और भारत के वायसराय के द्वारा ही यहां पे 6 से 12 सदस्य नॉमिनेटेड किए जाते थे, जो भारत के लिए कानून बनाने में हेल्प करते थे। तो विधायी शक्ति हमने यहां पे पढ़ी। अब क्वेश्चन ये आता है क्या इसमें इंडियंस भी शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी कोई इंडियन शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन विधायी शक्ति में कहा जाता है कि पहली बार जो फर्स्ट टाइम, यहां पे जो फर्स्ट टाइम था, पहली बार 3 भारतीय लिए गए थे, 3 भारतीय शामिल किए गए थे। ठीक है, यानी कि 3 भारतीय, यहां पे 3 भारतीय
यहां पे विधायी कार्य के लिए लिए गए, विधायी कार्य के लिए लिए गए। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के लिए कानून बन रहे हैं और भारत के कानून बनाने में कहीं ना कहीं भारतीय का योगदान था या नहीं था? बिल्कुल था। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में कहीं ना कहीं केंद्रीय विधान मंडल में पहली बार 3 भारतीयों को लिया गया था। वो कौन थे? एक दिनकर राव जी थे, एक बनारस के राजा थे और एक पटियाला के महाराज थे। तो 3 लोग थे जो पहली बार इसमें इंक्लूड किए गए थे। एक दिनकर राव थे, एक बनारस के राजा थे और एक पटियाला के महाराज थे। तो कहते हैं कि जो केंद्रीय असेंबली थी, जो केंद्रीय लेजिस्लेचर था, उसमें भारतीय को भी लिया गया था, बिल्कुल लिया गया था। ये कौन नॉमिनेट करता था? सब जानते हैं कि कौन नॉमिनेट करता था। यहाँ पे नॉमिनेट करने का जो अधिकार था वो कहीं ना कहीं भारत के वायसराय को दिया गया था और भारत का जो वायसराय था वो कहीं ना कहीं नॉमिनेटेड किया करता था। किसको नॉमिनेट करता था? इनके भारतीय सदस्यों को नॉमिनेटेड किया करता था और उसके कहने पर ही चला करते थे। तो क्योंकि देखिए वायसराय ही इनको ले रहा है तो और इनका कार्यकाल पूछ लेता है, कभी कार्यकाल कितने वर्ष का होता था, कितने वर्ष के लिए। तो 6 से जो 12 सदस्य लिए जाते थे, इनका जो कार्यकाल था, ऐसा पूछा जाता है कि जो कार्यकाल था कितने साल का होता था। तो इन्हें केवल कार्यकाल 2 साल, इन्हें 2 साल के लिए लिया जाता था। उसके बाद इन्हें हटा दिया जाता था, उसके बाद दूसरे नए सदस्य आ जाते थे। तो कहीं ना कहीं भारत को पहली बार केंद्रीय विधानमंडल में लिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसके नीचे भारत के वायसराय था, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव विभाग के कार्य किया करती थी। और दूसरा केंद्रीय विधानमंडल का भी काम 1861 में चल रहा था। यहाँ पे भी भारत के वायसराय की, यहाँ पे पहली बात इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विधानमंडल में पहली बार भारतीय को लिया गया था और उसमें 3 भारतीय लिए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो बताना है मुझे। अब आता है कि सेंट्रल लेवल पे तो कहीं ना कहीं कानून बनाए जा रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे तो भारत की वायसराय है और भारत की जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो काम कर रही है और विधायी कार्य के लिए 6 से 12 सदस्य लिए जा रहे हैं। तो 6 सदस्य यहां हो गए थे और 6 से 12 सदस्य यहां हो गए। लगभग मान लीजिए 15-16 लोग थे जो भारत के लिए कहीं ना कहीं कानून बना के उसे लागू करने का काम कर रहे थे। वो पूरा कार्य केंद्रीय विधानमंडल का था। और यदि कानून बना रहे हैं तो क्या ऐसे कानून को चैलेंज भी किया जा सकता था? बिल्कुल। यानी कि यहाँ वायसराय के द्वारा उस कानून को मना भी कर सकता था, वीटो पावर भी इस्तेमाल की जा सकती थी। और अगर ये कानून सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को भी पसंद नहीं आता, जो लंदन बैठा हुआ है, वो भी इस कानून को जो है, जो विधायक केंद्रीय विधानमंडल कानून बना रही है, तो उसके द्वारा जो है कानून को रद्द भी किया जा सकता था। तो सुप्रीम पावर कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब भी मौजूद है, आप चिंता मत कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रांतीय विधानमंडल की हालत क्या है, हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए 1861 का जो एक्ट है, ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और तैयार कीजिएगा बढ़िया से। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मेरे पास प्रांतीय विधानमंडल। यानी कि केंद्रीय विधानमंडल देश के लिए कानून बना रहा है और जो प्रांतीय विधानमंडल है वो अपने राज्यों के लिए कानून बना रहा है। तो पहली बार यहाँ पे प्रांतीय विधानमंडल को भी जो है कानून बनाने का अधिकार है। उससे पहले 1833 में भी था, उससे पहले भी था, लेकिन 33 में जब भारत का वायसराय भारत का गवर्नर जब बना दिया गया तो प्रांत को कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया था। तो पहली बार यहाँ कह सकते हैं कि 1833 के बाद पहली बार प्रांतीय विधानमंडल को भी जो है यहाँ पे विधायी कार्य के लिए, विधायी कार्य या विधायी शक्ति दी गई। हम कह सकते हैं विधायी शक्ति दी गई। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि केंद्रीकरण शासन से, जो केंद्रीकरण शासन था उससे कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो गया था। तो यहां पे प्रांतीय जो विधानमंडल ये क्या शो करता है, क्या दिखाता है? ये शो करता है कि केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी, ठीक है।
तो केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी कैसे, जब प्रांतीय विधानमंडल बनाया गया था। और क्वेश्चन ये आता है कि प्रांतीय विधानमंडल कहां कहां पे प्रांतीय विधानमंडल था। तो सबसे पहले बंगाल में था नहीं, बंबई में था, पहले था, और उसके बाद मद्रास में था। ये दो पुराने थे। 1800, ये ओल्ड कह सकता हूं मैं, 1833 से पहले भी थे, ठीक है। और दोबारा फिर अगेन बने, तो दोबारा बना दिया गया। इसके अलावा जो थे वो 4 नए बनाए गए थे। एक बंबई बनाया गया, एक नॉर्थ वेस्ट प्रांत था उसके लिए बनाया गया था, इसे हम NW फ्रंटियर जो प्रांत है उसे कह सकते हैं। और सिंध प्रांत नहीं था बल्कि पंजाब प्रांत है इसके लिए। तो यहाँ पे 2-3 चीजें, जो 5 लगभग प्रांतीय विधानमंडल बनाए गए थे, ये दोनों पुराने हैं। बंबई बना था, उसके बाद पंजाब प्रांत बना था, पंजाब प्रांत में प्रांतीय विधानमंडल की स्थापना हुई। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत यानी कि NWFP भी जो प्रांत था, उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था, वहां पे भी कहीं न कहीं प्रांतीय विधानमंडल की स्थापना कर दी, जो विधायी कार्य अपने राज्य के लिए कर सकती थी, अपने प्रांत के लिए कर सकती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी तीसरा पॉइंट बना। तो पहला जो पॉइंट बना वो विभागीय मंत्री बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे वे भी विभागीय मंत्री बनाए गए। दूसरे में केंद्रीय विधानमंडल जो है वो काम कर रहा है, प्रशासनिक कार्य भी कर रहा है, और कहीं न कहीं जो है विधायी कार्य कर रहा है, वो बताया मैंने। तीसरा, प्रांतीय विधानमंडल में काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास में, चौथे पॉइंट को और देख लेते हैं। इसके अलावा तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कहां कहां पे था। ये बिल्कुल न्यूएस्ट है, ये न्यूएस्ट है, यानी कि ये नए हैं, नए प्रांतीय विधानमंडल बनाए गए थे, ठीक है। तो इतनी बात समझे। उसके बाद धीरे धीरे प्रांतीय विधानमंडल बनते चले गए, ठीक है। इस तरह से आज कह सकते हैं कि जो मंडल है, राज्यों का जो विधानमंडल है वो काम कर रहा है। एक तरह से कहीं न कहीं भारत में जो है पार्लियामेंट जैसी भूमिका हमको देखने को मिल रही है। इन कानून को पढ़ते हुए जब ये हम विधायी कार्य देख रहे हैं, विधायी शक्ति इनको मिल रही है, तो कहीं न कहीं इनको जो है वो पावर्स जो कानून बनाने की है वो दी जा रही थी। तो यहां तक की हमारी बातें कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो आराम से पढ़िएगा, लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, 1861 का एक्ट पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको पढ़ना है आराम से। अब चौथा पॉइंट क्या आता है? चौथा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि विभाग कार्रवाई शुरू होती है। दूसरे में हमने क्या पढ़ा? दूसरे में किस तरीके से विधायी कार्य केंद्रीय विधानमंडल काम करती है, कौन लोग होते हैं, कहां से बुलाए जाते हैं, उन्हें अपॉइंटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है। तीसरा, प्रांतीय विधानमंडल भी थी उस समय। और चौथा पॉइंट क्या था कि भारत में IPC स्टार्ट, इंडियन पैनल कोड जो था वो स्टार्ट कर दिया गया था। CRPC जो था वो भी स्टार्ट कर दिया, CPC वो भी स्टार्ट कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से अधिनियम के द्वारा जो IPC स्टार्ट हुआ था और CRPC स्टार्ट हुआ था, CPC स्टार्ट हुआ था, वो कौन से कानून के द्वारा हुआ था? तो भारत परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा शुरू किया गया था। तो CRPC, CRPC, उसके बाद में CPC, ठीक है। ये तीनों जो कानून है ये स्टार्ट, यानी इंडियन पैनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड है। तो कुल मिलाकर तीनों जो कानून थे, ये कह सकते हैं जो तीनों कानून की प्रक्रिया है जो स्टार्ट की थी भारत में। और इसके साथ ही कहा जाता है कि इसके साथ ही हाई कोर्ट भी बनाए गए। कहां का हाई कोर्ट बनाए गए? 3 जगह बनाए गए थे। बंबई प्रांत में बनाया गया था हाई कोर्ट, उसके बाद मद्रास प्रांत में बनाया गया था हाई कोर्ट, मद्रास प्रांत में बनाया गया था, और बंगाल प्रांत में बनाया गया था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भारत में IPC स्टार्ट हो जाती है, CRPC स्टार्ट हो जाती है, CPC स्टार्ट हो जाती है, और इसके साथ ही भारत में जो 3 जगह हाई कोर्ट भी ओपन कर दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 कार्य मैंने बताए हैं। पहला कार्य कि विभागीय मंत्री बनाए दिए जाते हैं, पहली बार विभाग भी दे दी जाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उन्हें विभाग दे दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, केंद्रीय विधानमंडल भी यहाँ पे अपना विधायी कार्य में जो है वो कार्य करना शुरू कर देती है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट बना, प्रांतीय विधानमंडल भी स्टार्ट हो जाती है दोबारा से। पहले बंबई में और मद्रास में थी, लेकिन अब बंगाल में भी स्टार्ट, मद्रास में भी, उसमें बंगाल में भी स्टार्ट, और पंजाब में स्टार्ट, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रांत था वहां पे भी स्टार्ट कर दी गई थी।
और उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बताया कि आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी जो है भारत में स्टार्ट हो गई, और इसके साथ ही भारत में हाई कोर्ट की भी स्टार्टिंग हो जाती है, और भारत में 3 जगह हाई कोर्ट ओपन किए जाते हैं, एक बंबई प्रांत में। और ये सारी कहानी किसके वक्त की है, तो ये सारे जो पूरा एक्ट है ये लॉर्ड केनिंग के समय की कहानी है। तो 1861 का जो एक्ट आता था वो लॉर्ड केनिंग के समय में आया था, ये भी ध्यान रखना। और लॉर्ड केनिंग गवाह है, 1857 क्रांति का भी गवाह है, 1858 का जो एक्ट बनाया गया था उसका भी गवाह बनता है, और यहाँ पे जो कहा जाता है 1861 का एक्ट था उसका भी गवाह बनता है। तो लॉर्ड केनिंग की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और लॉर्ड केनिंग को ही भारत में कहा जाता है कि बजट पेश करने का और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। मैं पहले ही बता चुका, इससे पहले पॉइंट में। और पहली बार यहाँ बजट पेश किया गया था 1861 में, जो विल्सन ने किया था। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक्ट की बात कर रहे हैं। पहले हम एक ही साइड कंप्लीट करके चलेंगे, यानी कि आपको पूरा जो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी जाए, जिससे आपको दिक्कत हो जाएगी मिक्स करने से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें मिक्स ना हो, बस एक पॉइंट आपका अलग अलग क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक की बात हमने पढ़ ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं जल्दी से, कौन कौन से पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं आपको। सबसे पहले पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो सदस्य होते थे वो विभागीय मंत्री बनाए जाने लगे। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल जो थी उसमें भारत की एंट्री मिल गई थी कहीं ना कहीं। और तीसरा, प्रांतीय विधानमंडल फिर दोबारा शुरू कर दिया गया था। और फिर चौथा पॉइंट, भारत में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और भारत में हाई कोर्ट्स जो है वो खोल दिए गए थे। तो ये सब कहानी आपको याद रखनी है, सबको पॉइंट याद रखने, अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से क्लास करनी है आपको पूरी कंप्लीट मेरी। और अपनी मेरी वीडियो को सब बच्चों को, अपने जो साथी हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको शेयर करनी है। बताना है कि मनोज सर के लेक्चर है, थोड़ा सा आराम से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, अपने नोट्स बना के चलना। इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय। ठीक है बच्चों।